हेलो एवरीवन, नमस्कार। फंडामेंटल्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस के पार्ट 5 पे हैं हम लोग और आज का टॉपिक है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। 1968 की ये ट्रीटी कितनी इंपॉर्टेंट है, कितना इसके बारे में जानना है, क्या इश्यूज़ हैं इसके साथ, क्या चैलेंजेस हैं, ठीक है, क्या वे फॉरवर्ड्स हैं, इंडिया की पोजीशन क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, मैंने कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के आज पेड कंटेंट देखे थे न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पे। उन पेड कंटेंट में इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज़ एंड एनालिसिस का के जो आर्टिकल था, ठीक है, वो पूरा पूरा एज इट इज़ जो है उसमें थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस करके पेड कंटेंट में दिया हुआ था। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि इस तरीके की वेबसाइट्स जो हैं IDSA वगैरह, इनको आप विजिट करते रहें ताकि जो भी एनालिटिकल आर्टिकल्स हैं वो आप खुद ही पढ़ लें, ताकि आपको जो है पेड कंटेंट ना खरीदना पड़े। ठीक है, एंटोनियो गुटरेस का ये स्टेटमेंट है, जो जनरल सेक्रेटरी हैं यूनाइटेड नेशंस के, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। ये मैंने ऐसे लगा दिया, कुछ स्टैंडर्ड लाइंस हैं जो काम में आती हैं। बाकी शुरू करते हैं न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। आइए थोड़ा और डिटेल में चलते हैं और NPT को समझते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है और इसको आप इस तरह से भी बोल सकते हैं, द ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक है, और इस तरीके की ट्रीटी यानी NPT जैसी ट्रीटीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये आपने प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। आपने देखा ही होगा कि वर्ल्ड वॉर 2 कैसे ख़त्म हुआ था, जब US ने जापान पे बॉम्ब गिराया था। कब गिराया था, डेट याद है? 6 और 9 अगस्त 1945, हिरोशिमा और नागासाकी। उसके बाद जापान ने सरेंडर कर दिया था, वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो गया था। फिर क्या हुआ था? फिर पूरा वर्ल्ड जो है दो पावर ब्लॉक में बढ़ गया था। दो महाशक्तियाँ, एक US और एक USSR। दो गैंग के लीडर्स अपना अपना गैंग बना रहे थे। सारी कंट्रियाँ इसमें जुड़ रही थी, कोई इसमें जुड़ रहा था, कोई इसमें जुड़ रहा था। दोनों न्यूक्लियर पावर्स थी, एक दूसरे पे भरोसा था नहीं। 1945 की त्रासदी पूरा वर्ल्ड देख ही चुका था और इनके साथ में जो एलाइज थी, छोटी छोटी कंट्रीज थी, वो भी चाहती थी हम भी न्यूक्लियर वेपन बनाएं। तो पूरा वर्ल्ड जो है एक, मतलब समझ रहे हैं आप, बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पे जा रहा था कि एक फुल फ्लेजेड अगर न्यूक्लियर वॉर हो गया तो बचेगा कोई नहीं। रेडिएशन से नहीं बचेंगे आधे, और आधे जो है डायरेक्ट हिट से मारे जाएंगे। ठीक है, तो NPT खैर क्या कहती है, ये अपने ऑब्जेक्टिव में कितनी सक्सेसफुल हुई कितनी नहीं, वो एक अलग बात है। अभी चैलेंजेस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, फिलहाल इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। ये वो इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसका ऑब्जेक्टिव है न्यूक्लियर वेपन्स के स्प्रेड को रोकना। ठीक है, और कोई भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी केवल पीसफुल यूज में ही हो, जैसे कि मतलब न्यूक्लियर एनर्जी हो गया आपका, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगते हैं, ठीक है, तो उसमें जो है इनका इस्तेमाल हो, वेपन बनाने के लिए ना हो, बॉम्ब वगैरह मत बनाओ। ठीक है, ऐसी आकांक्षा थी इस ट्रीटी की, NPT की, पर ये उसमें उतनी सफल नहीं हुई। वो अभी हम लोग कारण आगे देखेंगे। 1968 में ये ट्रीटी साइन होती है, 1970 में अपने फोर्स में आती है। प्रेजेंटली इसके 190 मेंबर्स हैं। इंडिया इसका मेंबर नहीं है। इंडिया की पोजीशन क्या है, ये नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे। ये क्या कहती है ट्रीटी, ये कहती है कि वो देश जो इसके मेंबर हैं, इस ट्रीटी को मानते हैं, अपने प्रेजेंट और फ्यूचर प्लान्स अगर कोई भी हैं न्यूक्लियर वेपन को बिल्डअप करने के, तो उनको बिल्कुल छोड़ दें। ठीक है, ये बाइंडिंग कमिटमेंट है, ये बात याद रखिएगा। और सबसे बड़ी बात और है कि ये कुछ स्टेट्स को जो है न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स रिकॉग्नाइज करती है। ठीक है, जिन्होंने मैन्युफैक्चर कर रखा है या न्यूक्लियर वेपन बना रखा है 1 जनवरी 1967 से पहले, उनको हम न्यूक्लियर स्टेट्स मानेंगे। उसके बाद के लोग अपने प्रोग्राम्स को छोड़ दें, अगर हैं तो उनको गिव अप कर दें। इस तरीके की डिस्क्रिमिनेटरी बात कही इन्होंने NPT में। देखिए, बैकग्राउंड इसका ये है कि 1953 में ये बात शुरू हुई थी दिसंबर में, जब ड्यूइट डी एइज़नहावर जो US के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने अपने एक प्रपोजल में यूनाइटेड नेशंस में एटम्स फॉर पीस प्रपोजल में जो है ये कहा था कि एक ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के पीसफुल यूज़ और डिसैमिनेशन को जो है मैनेज करे, मॉनिटर करे। ठीक है, और जो वेपन कैपेबिलिटीज़ हैं वो कैसी डेवलप हो रही हैं, उन चीज़ों को देखे। और इसी का आउटकम था कि 29 जुलाई 1957 को IAEA जो है वो इस्टेब्लिश किया जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसकी ड्यूटी क्या होती है? प्रमोशन एंड कंट्रोल ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। नहीं, अब देखो ये स्लाइड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन ये मैंने सिर्फ इसलिए डाल दी कि ये बता सकूं कि 1 से 26 अगस्त 2022 को ना, ये जो 10th रिव्यू कॉन्फ्रेंसेज हुई थी इनकी NPT की, जो भी पार्टियां हैं NPT की, ठीक है, उनकी क्या हुई थी? रिव्यू कॉन्फ्रेंस, रेवकॉन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये कैसे हुई 2022 में? तो इसके पीछे का जो लॉजिक है वो ये है कि
जैसे ये सब कुछ डिस्कशन हो गया है यहाँ पे 57 तक नेगोशिएशन हो गया, 68 में जो है ट्रीटी बन के आ गई सामने, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसका क्या है आर्टिकल 10 इसका क्या कहता है कि 25 ईयर्स के बाद जो है इसकी एक कॉन्फ्रेंस करो, ठीक है, जिसमें ये तय करना कि इसको कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, कितना लंबा कंटिन्यू करना है, इस ट्रीटी को ये इफेक्टिव है भी या नहीं, चल भी पा रही है कि नहीं, ये सब करना 25 साल बाद। ठीक है, फिर क्या हुआ उसके बाद 1995 में सभी पार्टियों ने मिलकर के, स्टेट पार्टीज जो थी इसकी, उन्होंने बिना वोट के इस बात पे सहमति जताई कि इसको इनडेफिनिटली एक्सटेंशन दिया जाए, इनडेफिनिटली चलाया जाए, किसको, एनपीटी को। ठीक है, और इसकी रिव्यू कब होगी, एवरी 5 ईयर्स। बस इतनी सी बात के लिए पूरी स्लाइड बनानी पड़ी। ठीक है, तो मतलब इतनी सी बात थी कि ये जो 5 ईयर वाला कॉन्सेप्ट था ये 1995 में आया था, और 1995 में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो आर्टिकल 10 से आई थी, जो कि 25 साल बाद एक कॉन्फ्रेंस होनी थी जो ये कहता था। ठीक है, बस इतनी सी बात है। देखो अब इंडिया की पोजीशन क्या है, इंडिया इसको डिस्क्रिमिनेटरी मानता है, क्योंकि ये ट्रीटी ये कहती है, एनपीटी जो मैंने पहले बताया था, कि जिनके पास न्यूक्लियर वेपन 1 जनवरी 1967 से पहले हैं, या जिन्होंने इस डेट से पहले बना लिए हैं, एक्सप्लोजन कर लिया है, टेस्ट कर लिया है, उनको हम रिकॉग्नाइज कर लेंगे न्यूक्लियर स्टेट्स, वो बनाएं, कोई दिक्कत नहीं, बाकी लोग नहीं रखेंगे। तो ऐसे में निकल के आए 5 देश, कौन कौन से, यूएस, यूके, रशिया, फ्रांस, चाइना। तो ये जो एनपीटी है ये इन कंट्रीज को कहती है न्यूक्लियर स्टेट्स। ठीक है, और बाकी हैं नॉन न्यूक्लियर स्टेट। ठीक है, तो बाकी के जो नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स हैं उनको ये बोलती है कि तुम अब कुछ मत बनाओ, तुम अब कोई न्यूक्लियर वेपन का प्रोग्राम मत रन करो, बस यही 5 रखेंगे अपना, और इनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इनकी कोई डेडलाइन फिक्स नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इंडिया इसको डिस्क्रिमिनेटरी मानता है। इंडिया के अलावा जो कंट्रीज़ हैं जिन्होंने कभी इसको जो है ज्वाइन नहीं किया वो हैं पाकिस्तान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया और साउथ सूडान। नॉर्थ कोरिया बाद में ऑप्ट आउट कर गया था, पहले उसने ज्वाइन किया था इस ट्रीटी को। ठीक है, अब देखिए इश्यूज क्या हैं इस ट्रीटी के साथ में, एनपीटी के साथ में क्या इश्यूज हैं, क्यों ये उतनी सफल नहीं है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है फेलियर ऑफ डिसआर्मामेंट प्रोसेस। डिसआर्मामेंट का मतलब होता है विड्रॉल ऑफ द वेपन। तो कहने मतलब ये जिनके पास है उनके कोई रोड मैप ही नहीं है कि भाई ये न्यूक्लियर वेपन जो है तब तक अपना डिसमेंटल कर देंगे। ऊपर से सबसे बड़ी समस्या क्या है कि इस ट्रीटी में हैव्स और हैव नॉट्स की कैटेगरी बन गई है। कैसे, जिनके पास है और जिनके पास नहीं है, जो कि हम लोग देख ही चुके हैं कि यूएस, रशिया, यूके, फ्रांस और चाइना, इनके पास है, इनको तो हम मानते हैं, और बाकी के पास नहीं है। और एक लाइन और थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, मैं उसे समझा देता हूँ, आपको लगेगा ये पता नहीं क्या लिखा हुआ, किधर गया ये। क्रिटिसाइजेज द ट्रीटी टू बी डिस्क्रिमिनेटरी एज इट फोकसेस ऑन प्रिवेंटिंग ओनली हॉरिजॉन्टल प्रोलिफरेशन while there is no limit for vertical proliferation। अब हॉरिजॉन्टल प्रोलिफरेशन और वर्टिकल प्रोलिफरेशन क्या होता है, अब जैसे मान लो कि ये कंट्रीज हैं, ठीक है, तो ये खुद में कितना भी आर्सेनल बढ़ा लें अपना न्यूक्लियर वेपन, 1 से 2 कर लें, 2 से 4 कर लें, 3 से 4 कर लें, तो ये तो अलाउड है, पाँचों कंट्रीज हैं जो। पर बाकी कंट्रीज एक दूसरे से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं देंगी, ये इसको नहीं देगा, ये इससे नहीं लेगा, इसके पास कुछ नहीं है, ये इससे नहीं लेगा। तो वर्टिकल प्रोलिफरेशन इज अलाउड बट हॉरिजॉन्टल प्रोलिफरेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, मतलब खुद में तुम कितना भी 2 से 4, 6 से 8 कर लो, पर आपस में जो है वो सब एक दूसरे से नहीं कर सकते, बढ़ा नहीं सकते, जिनके पास नहीं है वो क्रिएट नहीं कर सकते, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज नहीं कर सकते, तो ये डिस्क्रिमिनेटरी बात है। ठीक है, चौथा पॉइंट यही है कि मतलब जो भी न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, यूएस, रशिया, यूके, फ्रांस, चाइना, ठीक है, मतलब इनके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि इन्हें कब तक अपना न्यूक्लियर आर्सेनल ख़त्म करना है। ठीक है, और जितने नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं उनका डिमांड यही है कि होलिस्टिकली जो है न्यूक्लियर आर्सेनल रिनाउंस करने की या फर्दर रिडक्शन करने की बात हो, कमिटमेंट हो, और ये बात कभी तय हो नहीं पाती। जिसके पास ताकत है वो छोड़ना चाहता नहीं है, और जिसके पास नहीं है वो फिर उसमें जोन में जाना चाहता नहीं है। यही एक टसल है जिसकी वजह से जितनी भी रेवकॉन्स होती हैं, रिव्यू कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, उसमें डेडलॉक्स हो जाते हैं, इनकन्क्लूसिव रहती हैं 1995 ऑनवर्ड्स स्पेशली। ठीक है, ऐसे ही एक एलटीबीटी है, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, तो इंडिया तो वैसे भी किसी का पार्टी नहीं है। ये यूएस, यूके, यूएसएसआर ने जो है मॉस्को में 1963 में साइन की थी, और 10 अक्टूबर 1963 को फोर्स में आ गई थी। इसमें कुछ खास है नहीं। इसके बाद जरा इसके बारे में भी जान लीजिए, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, दैट इज सीटीबीटी। तो कॉन्फ्रेंस थी जेनेवा में डिसआर्मामेंट की 1996 की, वहीं निगोशिएट हुआ था, और उसी का ये आउटकम है यूनाइटेड नेशंस में।
ठीक है। और इंडिया ने ना इसको साइन किया है ना रेटिफाई किया है, और इंडिया के साथ साथ फिर चाइना है, नॉर्थ कोरिया है, इजिप्ट है, ईरान है, इज़राइल है, और कौन है, पाकिस्तान है, ठीक है, और यूएस भी है जिसने रेटिफाई नहीं किया है, ठीक है। और यहाँ देखिए लिखा है कि फर्स्ट वर्ल्ड लीडर टू साइन द ट्रीटी। तो बिल क्लिंटन पहले यूएस प्रेसिडेंट थे जिन्होंने साइन तो किया था, लेकिन उनकी जो सीनेट थी उसने रिजेक्ट कर दिया था फिर, तो ये ट्रीटी जो है रेटिफाई नहीं हो पाई थी, ठीक है। क्योंकि इनका उसमें ऑब्जेक्शन ये किया था कि मतलब जो है हम कैसे इंश्योर करेंगे कि बाकी कंट्रीज उस पर कंप्लायंस कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, और हम अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को जो है क्यों उसमें जो है खतरे में डालें और क्यों उसको कम करें, ठीक है। तो ये सारी सारी समस्याएं हैं। तो लगभग इसमें यह है कि 44 कंट्रीज जब ये रेटिफाई करेंगी तभी इफेक्ट में आएगा, तो अभी तो इफेक्ट में भी नहीं है, और 11 कंट्रीज ने ही अभी तक रेटिफाई किया है, ठीक है। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी हो गई, सीटीबीटी। देखिए इंडिया का जो स्टैंड है ना सीटीबीटी पे, वो आप देखिएगा तो 1954 में इंडिया के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने सबसे पहले न्यूक्लियर टेस्ट पे बैन और स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट की बात की थी। तो मतलब हम तो एक तरीके से हमने को स्पॉन्सर किया था कि न्यूक्लियर टेस्ट पे बैन किया जाए, लेकिन उसके बाद फिर पार्शियलिटी ग्लोबल लेवल पे इतनी ज़्यादा नज़र आती है कि फिर हमने भी न्यूक्लियर टेस्ट किया, पाकिस्तान ने भी किया, और नॉर्थ कोरिया तो 2006 से और 2017 के बीच में 6 बार कर चुका है तब से अभी तक, ठीक है। तो मतलब क्या है कि पूरी जो न्यूक्लियर पॉलिसी है उसमें सीटीबीटी को लेकर के हमारे प्रिंसिपल, प्रोसीजरल, पॉलिटिकल और सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, जिसको हम लोग डिटेल में उस टॉपिक में देखेंगे, न्यूक्लियर पॉलिसी ऑफ इंडिया में, ठीक है। तो इंडिया का जो बेसिक अपोजिशन है वो हमेशा इसी बात पे रहा है कि जो भी डिसआर्मामेंट है वो यूनिवर्सल होना चाहिए, कंप्लीट न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट होना चाहिए, टाइम बाउंड मैनर में, थितराई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मतलब ये है कि टाइम बाउंड मैनर में सब लोग अपने अपने रोज एक एक बम छोड़ो समुद्र में ले जा करके, मतलब पानी में डालो, बेकार करो। तो इस तरीके की बात है, मतलब यूनिवर्सल हो और इम्पार्शियल हो, ठीक है। बाकी वर्ल्ड की न्यूक्लियर इन्वेंटरीज के साथ मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ, तब तक अगर सेशन आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।